जा रहे हैं। तो भूगोल का जो टोटल चैप्टर हमने अभी इसमें पढ़ाऊंगा क्या, बिहार का भूगोल में, तो इसका संरचना, ठीक है, कि किस प्रकार का है, ठीक है। दूसरा चीज समान जानकारी के बाद बिहार का समान जानकारी, उसके बाद इसकी बनावट कैसे है, इसका मृदा, ठीक है, इसकी नदियाँ देखेंगे, और लास्ट में खनिज संसाधन, खत्म। यही आपको पढ़ना है। बाकी हमने कृषि पढ़ा दिया, जलवायु पढ़ा दिया है, समझ में आ रहा होगा। ये सारा चीज़ आर्थिक सर्वे से जनसंख्या, आपको जनसंख्या पढ़ना है, ये सारा हमने आर्थिक सर्वे से कंप्लीट करा दिया है। इन चीज़ों को देखिए। तो हमने कहा कि बिहार का भूगोल, जब आपको भूगोल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं बिहार के लिए। तो इसमें कहा कि बिहार भारत का ही हिस्सा है और भारत विश्व का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आपको तो पहले आपको दिखाई पड़ेगा कि इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, जैसे भारत का देश देखते हैं उसी तरीके से कोई भी जिला अक्षांशीय, और जो मैप होता है उसमें अक्षांश और देशांतर दोनों लिंक रहता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि कौन किस अक्षांश और किस देशांतर पर है। लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा ज्योग्राफी को जानना है कि किधर से क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि बिहार से पहले हमने कहा कि बिहार 12वीं शताब्दी में बिहार नाम हुआ, समझ में आ रहा होगा। तो यह मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा बिहार नाम दिया था। जब इस क्षेत्र में आया तो बौद्ध बिहार के देखने के कारण भ्रमण या उनका रहने वाला आवास होता है बिहार, उसके आधार पर इसे बिहार कहा। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या किया, बिहार कहा, और तबकाते नासरी मिन्हाज सिराज की जो पुस्तक, वहीं पे बिहार का चर्चा का वर्णन मिलता है। यह बात हमने आपको समझाया। फिर हमने कहा कि यह पहले स्वतंत्र सूबा था। मुगलों की जो टोटल सूबा थे, जैसे अकबर के समय 15 सूबा, मतलब जहांगीर के समय में 17 सूबा, और फिर औरंगजेब के समय में 21 सूबा। इस सूबाओं में बिहार एक स्वतंत्र सूबा था, बंगाल के साथ नहीं था। बात समझ में आ रहा होगा कि बंगाल उनका अलग सूबा ही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यह क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार जब आई, अब उनको जब जमींदारी मिल गया इलाहाबाद के संधि के द्वारा, बंगाल बिहार उड़ीसा को, समझ में आ रहा होगा। तो जब एक साथ आ गया, बंगाल बिहार उड़ीसा एक साथ आ गया, और बंगाल से पहले वह जगह बनाना शुरू की कंपनी, और बक्सर के युद्ध में स्थापित हो गई, समझ में आ रहा होगा। वहाँ से संपूर्ण भारत को विजित कर लिया, समझ में आ रहा होगा। तो एक साथ जब मर्ज हो गया तो बिहार की जो अपनी पहचान थी, जो खास पहचान था, वह बंगाल के माध्यम से जाके जुड़ गया, उसका अब कोई पहचान नहीं रह गया। जितनी प्रशासनिक केंद्र था मेजर, सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार का बंगाल से था, जब तक कि दिल्ली राजधानी ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ तक हमने कहा कि जब प्रॉपर बिहार का अलग से आंदोलन हुआ कि अलग बिहार, पृथक बिहार की मांग हुई, यह सारा क्रम हम आपको 1876 से पहला पत्रिका जो मुर्धा सुलेमान से हमने बताया था कि मुर्धा व सुलेमान से कैसे क्रमवार 1894 बढ़ा, 1905 बढ़ा, 6 बढ़ा, 8 बढ़ा, समझ में आ रहा होगा। ऐसे करते करते बढ़ता है, और अंततः 11 वह समय आता है कि दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हो जाती है कि हम अलग बिहार प्रांत बनाएंगे। और फिर हमने कहा कि 1 अप्रैल से, वहीं पे बताया था कि 22 मार्च के दिन क्या हुआ कि स्थापना दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। उससे क्वेश्चन पूछा। लेकिन 1 अप्रैल 1912 का वह दिन था कि विधिवत उद्घाटन हो गया इसका, यहाँ से बिहार प्रांत का गठन हुआ, और उपराज्यपाल को शासन संभालने की बात कह दी गई कि आप शासन संभालिए। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर हमने कहा कि 1936, यह भी हमने आपको चर्चा किया था कि उड़ीसा को 35 के अधिनियम के प्रोविजन के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, और स्वतंत्र बिहार प्रशासनिक इकाई बना दी गई, स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई हो गया। फिर हमने अंत में आया 2000 की बात, हमने झारखंड को भी अलग किया था 15 तारीख को, समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक की बात समझा। तो हम कहा कि ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने लेके आया। अब बात आता है कि बिहार का भूगोल का जो बनावट वह कैसा है, समझ में आया। तो जब हम इसको देखेंगे कि भारत के उत्तर पूर्व में है, भारत के मानचित्र को अब देखेंगे तो यह जो बिहार की अवस्थिति लोकेशन है, यह उत्तर पूर्व में बसा हुआ राज्य है। पहला लाइन पूछा किस एरिया में है, तो उत्तर पूर्व में है, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा नदी से देखेंगे निम्न और मध्य बेसिन है, गंगा नदी यहाँ के निम्न और मध्य बेसिन में है। यह हिमालय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिवालिक रेंज इससे आके जुड़ रहा है, समझ में आ रहा होगा। बृहत हिमालय, मध्यम हिमालय और शिवालिक हिमालय। मैदानी भाग आता है, वहाँ पे आपको सब पता होगा, तराइन से लेके सब कुछ एक सीक्वेंस चलता है उसका,
ठीक है, कि तराइन के मैदान, तो यहाँ भी तराइन के मैदान वाला एरिया लिंक होता है शिवालिक का, जो लास्ट में बनाया। भूगोल को जब पढ़ेंगे हिमालय पर्वत का निर्माण में, तो वहाँ दिखाई पड़ेगा कि ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना था, जो जम्मू कश्मीर काराकोरम वाला एरिया पहले वो बना हुआ है। सब लोग अगर भूगोल आप पढ़े हुए तो आपको अच्छे से ज्ञान होगा। फिर बृहत हिमालय जो हिमालय का रेंज है, ठीक है। फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय उसको बोलते हैं, और लास्ट में शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय यहाँ का आपको जुड़ा होगा। शिवालिक हिमालय के जस्ट बाद आप देखेंगे भारत के ऊपर से तो तराई का मैदान होता है, वहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है, बड़े बड़े पत्थर वहाँ जमा हो जाते हैं। तराइन के जस्ट 10 किलोमीटर से आगे बढ़िएगा आप लोग, तो नदियाँ पुनः वापस मैदान में आ जाती है, समझ में आ रहा होगा, और वो नदियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये सारा एकदम सीक्वेंस आपके माइंड में होगा, मुझे पता है कि आप लोग अच्छे जीनियस स्टूडेंट हैं। तो हमने कहा कि भारत के उत्तर पूर्व में है एक लाइन, गंगा नदी के निम्न और मध्य बेसिन में दूसरा लाइन। फिर हमने कहा कि अक्षांश, तो अक्षांश देखेंगे तो इसका उत्तरी अक्षांश है, कहाँ पे है, अक्षांश और देशांतर आपको पता है। यह जो अक्षांश रेखा होता है, ये आप देखेंगे कि मतलब ऐसे को क्या कहा जाएगा, हाँ हॉरिजेंटल को आप अक्षांश रेखा कहिए, क्षैतिज हाँ क्षैतिज है, अक्षांश रेखा है, और वर्टिकल जो होता है वह देशांतर ऊर्ध्वाधर मतलब देशांतर रेखा हो जाता है। तो यह जो क्षैतिज रेखाएं हैं, यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा क्षैतिज रेखाएं, जब मैप को देखेंगे तो इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं बना हुआ है यहाँ तक। तो यह जो क्षैतिज रेखाएं हैं, तो हमने कहा कि यह जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी अक्षांश में कितना से कितना तक, 24, 20, 10 से लेकर 27, 31, 15 तक यह अक्षांश। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनने की संभावना है। खाली 24, 20, 10 और 27, 24 और 27 भी याद रहेगा तो आप कर लेंगे। 24 से 27 मतलब 24 से हम शुरू करेंगे तो यहाँ कहाँ जाएगा, उत्तरी अक्षांश 27 तक जाएगा। 24 से 27, सिर्फ आप यहाँ 24 से 27 भी याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर कहा कि देशांतर, यह जो देशांतर रेखाएं हैं, समझ में आ रहा होगा कि देशांतर मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वर्टिकल रेखाएं, यह जो है ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। यह काल्पनिक रेखाएं क्यों बनाया गया, आपको पता होगा कि ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है 0 डिग्री माना गया है, जो इंग्लैंड के ब्रिटेन का जो वहाँ वेधशाला है, ठीक है, वहीं से पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर 0 डिग्री के मानकर अगर वहाँ पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, टाइम घटेगा, अगर पश्चिमी देशांतर बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ने का काम करेगा। समझ आ रहा है, वो ज्योग्राफी का पाठ है, लेकिन हमको यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि इस हिस्सा में बसा हुआ है, फिर देशांतर तो पूर्वी देशांतर 83 से लेकर 88, बस ऐसे याद रखिए कि याद रखना है कि 83, 19, 50 नहीं भी याद है तो 83 और 88 याद है तो आप यहाँ से कर लेंगे कि 83, 5 जोड़ दीजिए 88 तो पूर्वी देशांतर। इसका मतलब है कि यहाँ से और शुरू हो रहा है 83 तो यहाँ पे आके क्या होगा 88 हो जाएगा, यही लाइन होगा उसका काल्पनिक रेखाएं यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ तक कि हमने आपको बात समझाया। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से एक प्रश्न आता है, क्षेत्रफल के दृष्टि से तो देखेंगे कि पहले जब तक तेलंगाना नहीं बना था तब तक क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार 12वें स्थान पर था, लेकिन तेलंगाना के निर्माण के बाद यह 13वें स्थान पर आ गया। समझ में आ रहा होगा, भूगोल की किताब अभी तक जो ट्रेडिशन का किताब है वो वही लिखे होंगे, नया जब किताब आएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का विभाजन कर देने के बाद बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से पुनः 12वें स्थान पे आ गया है। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होइएगा, किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं। फिर हमने कहा कि समुद्र तल से 173 फीट की ऊंचाई है, वह 53 मीटर। हमने आर्थिक सर्वे में लिखा है 52 पॉइंट समथिंग पॉइंट, मतलब लगभग वह भी लिखा है 53 के लिए, लेकिन यह किताब आपको लिख रहा है बिहार जो स्पेशल पुस्तक है, और वह भी पुस्तक उनका अपना पुस्तक है, किसी राइटर का नहीं, और बिहार सरकार ने उस पुस्तक को हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी द्वारा लिखाया गया बिहार का पुस्तक है, वहाँ वो लिख रहा है कि 53 मीटर है। तो आप 53 मीटर ही मान के चलेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ का बात अगर आप समझते चलते हैं तो एक चीज़ बताइए कि गंगा रिवर आपको दिखाई पड़ेगा कि 2 हिस्से में बांटने का काम करेगी। तो उत्तर का जो भी मैदान, देखिए यह भूगोल हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इसी भूगोल पर इसका मृदा टिका हुआ है, इसी भूगोल पे जो हम अभी जिला बाय जिला लिख रहे थे वो सब आप लोग इसको फुलफिल कर लेंगे कि जिस एरिया में नदियों का ज़्यादा होगा वहाँ ऑब्वियसली आपको जलोढ़ मृदा होगा।
समझ में आ रहा होगा। तो मैं बताऊंगा, फिर आगे बताऊंगा, लेकिन ये आप याद रखिए कि नदी ऊपर से आ रहा है। पूछा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी का क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाएगी, तो जलोढ़ मृदा, हाँ नवीन जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा या नवीन, तो उसका है कि बांगर खादर। वो जब मृदा पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि खादर मृदा किधर होगा और बांगर किधर होगा। समझ में आ रहा है। वो भी बिहार सरकार पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है, कारण क्या है कि आपको इनका भूगोल जो अपना है आपको पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से सरकार का जो प्रोग्राम होगा, पॉलिसी होगा, आप उसका मेकर हैं। आप पूरा क्या है कि कार्यपालिका का मेन विंग आप ही लोग हो जाएंगे। वहाँ सारा चीज़ इम्प्लीमेंट करना है आपके माध्यम से ही होगा। तो जब आपको पता है कि अच्छा पश्चिमी चंपारण यहाँ है, नेपाल से लगा हुआ है, तो सोचिए कि कितना अच्छा हो फील कर रहे होंगे आज आप कि हम जब वहाँ का ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, अगले साल मुझे टैग डीएसपी को लगेगा या पंचायत राज पदाधिकारी या जो भी पद उन्होंने बनाया है, मैं अपना नाम बना ही लूँगा, अपना पहचान बना ही लूँगा। ये आप फील करते रहिए, अभी से ही फील करना शुरू कर दीजिए कि मैं तो 21 में डीएसपी हो ही गया हूँ, या जो आपने एम बनाया है उसको आप सोचते रहिए। देखिए कितना आपको आनंद आ रहा होगा। अब मधेपुरा घूमना है तो आप देख लीजिए कि कहाँ पे मधेपुरा है। अभी से आप देख के जाएंगे तो आपका माइंड पूरा एग्जैक्ट पता चल रहेगा कि अच्छा हम इस एरिया में हमारा पोस्टिंग हो चुका है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है इसको। तो हमने कहा कि समुद्र तल से ऊंचाई, फिर हमने कहा कि जरा देखा जाए कि नेपाल से कौन कौन सा एरिया टच कर रहा है, बिहार का जिला, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रहा है। समझ में आ रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका मतलब है कि बिहार सरकार ने एक, हमेशा आप लोग को माइंड में आता होगा कि बिहार सरकार विशेष राज्य की दर्जा मांग करती है। बिहार को विशेष राज्य दिया जाए, गाडगिल फार्मूला, मुखर्जी फार्मूला सब उसमें चलता है। समझ में आ रहा होगा। 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उसका एक अलग एरिया है, डायमेंशन है कि क्यों दिया जाए। तो आपके पास माइंड में होना चाहिए कि बिहार को क्यों विशेष राज्य दर्जा दिया जाए। एक ही एक्सक्यूज बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका लगा हुआ है, पिछड़ापन तो है ही रीजन, अलग कोई कल्चर, अलग संस्कृति नहीं है, आदिवासी बहुल एरिया नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा। तो जब आप नेपाल को देखेंगे तो इधर जो समस्या है, बाढ़ की समस्या है, बाढ़ की समस्या, हमेशा यह एरिया बाढ़ से प्रभावित होगा। पता चला कि आप वीडियो साहब हैं, वहाँ का पूरा आपको बाढ़ वाला में रिलीफ बांटना है, सारा पैसा और अनाज कहाँ जा रहा है, आपके घर और नेता के घर पे जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर होंगे। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि नेपाल से 7 जिलों का संबंध जुड़ा हुआ है। देखते चलिए। पश्चिमी चंपारण, हमने पश्चिमी चंपारण जैसे ही कहा तो पीछे की भूगोल और इतिहास भी आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूर्वी चंपारण, उसी तरीके से सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। हमने कहा कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा, 19 में जो आर्थिक सर्वे करा है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा और जहानाबाद में सबसे कम बारिश। जब यहाँ पड़ रहे हैं तो जहानाबाद में कोई वन ही नहीं है। समझ में आ रहा होगा। कैमूर देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खुले वन है। आप सिर्फ माइंड को रिकॉल करते रहिए। जनसंख्या की बात आएगा तो मधेपुरा सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि। गोपालगंज का जैसी ही बात आएगा तो जन घनत्व मतलब लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा। दूसरा सिवान है, दूसरे सिवान स्थिति पे है। और अगर आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो पटना 1 नंबर पर, दूसरा पूर्वी चंपारण पे। आप इस भूगोल से पूरे आर्थिक सर्वे, पूरे भूगोल को मत के रख लीजिएगा, फिर कौन आपको हराने वाला है। क्यों हराइएगा आप? अब डायमेंशन लगा के तो देखिए, क्या नहीं आपको याद होगा। हमें लग रहा है कि आप आनंद ले रहे होंगे इस पाठ में, मतलब अभी रस आपको मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। हमने कहा कि पश्चिम बंगाल को चला जाए, अपने आप को वहाँ ले चलिए, सुपुर्द कीजिए, इस चीज़ में डुबाइए। कहीं भी आप अपने आप को इतिहास, भूगोल, साइंस में डुबा देंगे, वो याद हो जाएगा। बाकी अच्छा पश्चिम बंगाल चलते हैं तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अच्छा, तो इधर वर्षा हमने कहा कृषि जलवायु जोन बांटा है, 3 कृषि जलवायु जोन हमने आपको बताया था ना। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व बताया था, तो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है, और दक्षिण। ठीक है, दक्षिण की 3 कृषि जलवायु बताया। तो आप एक चीज बताइए कि जब वर्षा ज़्यादा होगा इस एरिया में तो जूट का उत्पादन ज़्यादा होगा, जूट का उत्पादन ज़्यादा होगा, धान भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है, तो बिहार दूसरे स्थान पर है।
समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक बात हमने आपको समझाने का काम किया। फिर कहा कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला लगता है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, 3 आपको याद रखिएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा, अगर उनको इच्छा हुआ जानना होगा कि भाई चेक करें हम अपने बच्चों को कि बंगाल का एरिया में कौन कौन सा एरिया लग रहा है, इसको देख लें। फिर कहा हमने कि ज़रा झारखंड को चेक करते हैं, तो झारखंड से सभी ने आपने जवाब दिया कि सर टोटल 8 जिला लगता है। तो चुपचाप नीचे वाला रोहतास से काउंट करेंगे, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार, यह 8 जिला नीचे से लग रहा है। समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं। अगर रोहतास है तो हमने कहा था कि शिक्षा सबसे ज़्यादा है, गेहूं का ज़्यादा सबसे प्रोडक्शन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चावल का ज़्यादा प्रोडक्शन है यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, गया में आपको बहुत सारा बौद्धिक ऐतिहासिक चीज़ें हमने समझाया है, किसी को परेशानी नहीं। रोहतास और कैमूर वाला जो एरिया देखिए, यहाँ पे कैमूर वन अभ्यारण्य है, यह भी हमने आपको बताया। कैमूर में हमने कहा कि इधर झारखंड को छोड़ दीजिएगा, जरा कैमूर को जब भी देखिएगा तो जनघनत्व क्या है, कम है। यहाँ पे जन सबसे खुले हुए वन यहीं पे है, 50%, क्या मतलब पूरे वन का 14%, वो तो पूरे वन का 14% यहाँ पे खुले वन किसके पास है, तो आपको कैमूर के पास है। वो पूछे जहाँ से पूछेगा आप पेस्ट कर दीजिएगा, बस अपने मन को मिला के रखिए, मतलब शांत करके रखिए। फिर हमने कहा कि अच्छा उत्तर में देखते हैं, उत्तर में देखते हैं, सॉरी यहाँ पे ये पश्चिम में देखते हैं। तो यहाँ यूपी का हमारा बॉर्डर लगता है, यूपी का 2 नदी आपको लेके आएगा वहाँ पे, गंडक और एक घग्गर, सरयू घग्गर, वो उधर से ही आ रहा है, 2 रिवर। टोटल कितने जिला लग रहा है भाई, 8 जिला इधर से लग रहा है। थोड़ा सीक्वेंस हम लिखा भी देंगे, एक बार मैप पर जाके देख भी लीजिएगा, थोड़ा समय अभाव इसलिए क्योंकि सबको लोकेट करना में टाइम लगेगा व्यवस्थित तरीके से। तो टोटल 8 जिले, ठीक है। तो ऊपर से पश्चिमी चंपारण आप देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोपालगंज के बारे में चर्चा करेंगे, सारण है, सिवान है, ठीक है, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, ठीक है। अब यही पे इस एरिया में आपको कर्मनासा नदी मिल जाएगा, चौसा के पास। उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, जिसका भाग खराब होता है वही पार करता है, कर्मनासा। उसको बिहार का सबसे अपवित्र नदी माना जाता है कर्मनासा को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की जो बात हम अभी आपको बता रहे हैं आप माइंड में रखिए, दोहराते चलिए, ज्योग्राफी आपको एकदम अच्छी स्थिति मिला देगा। का आज जो टॉपिक है बिहार का भूगर्भिक संरचना। जो भूगर्भिक पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, यह पृथ्वी 400 करोड़ वर्ष पुरानी है, आप सबको पता होगा। यह तरल अवस्था में है, फेज बाई फेज बदलते चला गया। तो उसी फेज बाई फेज जब बदला तो बिहार का भी निर्माण हुआ। जब भारत का निर्माण हुआ होगा तो ऐसे समझिए 2 ही तरीके से निर्माण हुआ होगा कि एक पुराना होगा ये उसका जो परत होगा, एक नया होगा। तो नया कहाँ बनेगा, जिस एरिया में नदी का रूट होगा, नदी का निर्माण होगा। जैसे आप सुने होंगे कि हिमालय का संरचना, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हिमालय का संरचना कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण, सारा चीज़ आपको पता होगा, एनसीईआरटी बहुत बारीकी से लिखा है। लेकिन हमें अभी काम का चीज़ आपको बताना जो यहाँ पेपर में सपोर्ट करें। तो बिहार को हमने अभी तुरंत बताया कि उसका अक्षांशीय विस्तार आपने देखा, देशांतरीय विस्तार किया, और हिमालय से लगा हुआ एरिया भी है, ठीक है, और प्रायद्वीप से भी लगा हुआ है। तो भारत को आप देखेंगे जो प्रायद्वीप का हिस्सा है पुराना है, प्रायद्वीप का ऑस्ट्रेलिया, देखिए इंडो ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट था, प्लेट का निर्माण आप लोग समझ रहे होइएगा सबको, 7 प्लेट, टोटल 17 प्लेट होते हैं छोटा मिला के। तो ये 7 बड़े बड़े प्लेट थे, आप देख इसके बारे में, हाँ पेंजिया, आप ये सब जो डिटेल है वो चर्चा आप पीछे कर चुके हैं कि किस किस कैसे निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया से टूटा, फिर वो घर्षण के कारण ही आगे बढ़ते गया, यूरेशिया प्लेट हमसे जुड़ा हुआ था, समझ में आ रहा होगा, और उसी से गोंडवाना और अलग होते चले, वो सब पूरा डिटेल कहानी है। लेकिन हम पीछे नहीं जाएंगे, हम काम का बात करें, उसी का ये हिस्सा है बिहार। तो इसमें 2 प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा, एक तो प्राचीन जो प्रायद्वीप का हिस्सा है, जो दक्षिण का हिस्सा होगा वह उससे बना हुआ होगा। दूसरा कि नवीन जलोढ़, गंगा बेल्ट वाला जो एरिया होगा गंगा, वह आपको नवीन जलोढ़ का से बना हुआ होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हो क्या रहा है, जो
एग्जैक्ट आपको पॉइंट अभी हम तुरंत बांटेंगे, अभी सब कुछ फिर स्टेप बाय स्टेप होते चला जाएगा। हमने कहा कि राजमहल ट्रैप कि जुरैसिक कल्प की व्यापक अग्नेय प्रक्रिया का प्रतिफल है। राजमहल ट्रैप देख रहे हैं, राजमहल, क्योंकि अगर भारत का थोड़ा सा संरचना आपको पता होगा पीछे से, और नहीं भी पता होगा तो छोड़ दीजिएगा उसको, यहाँ याद रखिएगा कि राजमहल जो ट्रैप है ये अग्नेय प्रक्रिया का प्रतिफल है। ठीक है, अग्नेय प्रतिक्रिया का फल है, अग्नेय अवसादी रूपांतरित, आपको पता ही होगा। बस थोड़ा सा उसमें हमको ज़्यादा जाना नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं जाना है, इसके बाद हमको जाना है। फिर हमने कहा कि राजमहल ट्रैप है कहाँ। राजमहल ट्रैप तो हमने कहा कि पूर्वी बिहार में देखिएगा कि गंगा नदी के पश्चिमी भाग से लेकर भागलपुर जिला के पूर्व में, भागलपुर जिला अभी देख रहे हैं, उसके पूर्व का जो हिस्सा है तो वो हिस्सा किसका है, राजमहल ट्रैप का है। किसका है, राजमहल। क्योंकि एग्जैक्ट माइंड में रखिए कि हम एरिया पे फिर हम आ जाएंगे, कि डिवाइडेशन होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यह जो है राजमहल ट्रैप लावा और मृतिका सेल के संस्तर का क्षेत्र है। यहाँ पे लावा और मृतिका सेल, लावा जैसे वोल्केनिक क्रिया होता है उससे ही लावा निकला होगा, तो इसका मतलब उस एरिया में भी ज्वालामुखी का कंडीशन रहा होगा, समुद्र आसपास ही रहा होगा उस समय, उसके समुद्र आसपास ही रहा होगा। यहाँ तक की बात आप समझ में आ रहा होगा। फिर हमने कहा कि बिहार में रोहतास में जिले में विंध्य काल के सेल समूह मौजूद है। वो आपसे पूछेगा कि रोहतास जिले में किस काल का सेल समूह है, तो विंध्य काल का सेल समूह है। बस अंडरलाइन कर लीजिएगा कि रोहतास देख ही रहे हैं वह, और यही सेल समूह आपको धातु मतलब खनिज के लिए उपयोगी हो जाएगा। यही सेल समूह कि अभी हम आपको बता दें कि किस किस सेल समूह में क्या मिल रहा है। तो जैसे ये पूछे कि बिहार के रोहतास जिले में विंध्य काल के सेल समूह, तो कहाँ मिल रहा है, रोहतास के। क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपको लाइन ध्यान रखना है। फिर हमने कहा कि बिहार का जलोढ़ मैदान का संरचनात्मक दृष्टि से नवीन संरचना वाला है। मतलब जलोढ़ मृदा किधर होगा, तो बिहार के उत्तर हिस्सा में। किस तरफ देखेंगे आप, बिहार के उत्तरी हिस्सा में, जहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ आ रही है, उस तरफ की जितनी मतलब मृदा होगा वह नवीन जलोढ़ होगा, नवीन संरचना वाला होगा। तो क्वेश्चन पूछा भी है कि किस प्रकार का है, तो नवीन संरचना है। अब वहाँ फिर हम बांटेंगे, बांगर खादर सब बांटते चले जाएंगे, वो अलग स्टेप आएगा। इसके विपरीत उच्च बिहार मतलब साउथ का जो हिस्सा है वह अति प्राचीन आर्कियन सेल समूह का है। आर्कियन सेल समूह कहने का मतलब हुआ कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, आर्कियन सबसे प्राचीन सेल समूह है। पूछेगा कि सबसे प्राचीन सेल समूह कौन है, तो आर्कियन सेल समूह है। समझ में आ रहा होगा, आर्कियन सेल समूह है। तो इसका मतलब है कि वो नीचे वाला जो बिहार का निर्माण हुआ है आर्कियन सेल समूह से हुआ है। फिर हमने कहा कि आर्कियन सेल समूह, तब पूछेगा आपसे कि बिहार राज्य के प्राचीनतम सेल समूह कौन है, तो आर्कियन सेल समूह है। एक लाइन से याद रखिएगा, इसी से राज्य के अधिकांश भाग का निर्माण हुआ है। यहां तक की बात आप समझ गए होइएगा। फिर हमने कहा कि बिहार में देखेंगे कि दक्षिण गंगा के मैदान के हिस्से में राजगीर, खगड़पुर, बराबर की पहाड़ी, जो गया के बराबर की पहाड़ी है, यह सारे जगह आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। आर्कियन सेल समूह विद्यमान है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होइएगा। यहाँ लगभग पॉइंट हमने आपको बता दिया है। अब काल क्रम के आधार पर बिहार की भूगर्भिक संरचना 4 वर्गों में विभाजित है। अब हमने जो आपको भूगर्भिक संरचना का जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ हमने लिखा कि काल क्रमों के आधार पर बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है उसको 4 हिस्से में बांटा गया। समझ में आ रहा होगा, 4 हिस्से में हमने दिखाया आपको कि आर्कियन युग का चट्टान। तो आर्कियन युग का चट्टान में हमने अभी जस्ट लिखा कि इसका आर्कियन क्रम जो प्राथमिक चट्टान है वही अग्नेय रूप होता है, आर्कियन का है, सबसे प्राचीन है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया हुई और उसी क्रम में जिस प्रकार का चट्टान का निर्माण हुआ उसे हम आर्कियन क्रम का चट्टान कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में आपको दिखाई पड़ेगा आर्कियन चट्टान में कि अग्नेय चट्टान जब बहुत टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका अलग अलग रूप हो जाता है, अलग अलग रूप हो जाएगा, जिसमें नीस, सीट, स्लेट ये सब चीज़ अग्नि का ही पार्ट्स हो जाता है। यहाँ तक की बात आप समझ में आ रहे हैं।
अब फिर आप देखेंगे कि आप जैसे यहाँ पे बिहार शरीफ, गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ी और बांका की मंदार पहाड़ी, ये सब जो पहाड़ी देख रहे हैं सभी के सभी आर्कियन युग के हैं। समझ में आ रहा होगा? अभी लिखा देंगे, उसको भी लिखा देंगे कि बराबर की पहाड़ी जो हो गया आपका, राजगीर की पहाड़ी, बांका की पहाड़ी, मंदार पहाड़ी, ये सब जितनी पहाड़ी देख रहे हैं बिहार में, यह सारा के सारा आर्कियन समूह का ही है। आर्कियन समूह का, इसका मतलब सबसे प्राचीन होगा और वो आसपास में पहले समुद्र था। समझ में आ रहा होगा? फिर हमने कहा कि आर्कियन समूह के बाद उसका हिस्सा बांटा था धारवाड़, तो धारवाड़ क्रम, इसका मतलब उसके बाद बना होगा धारवाड़ क्रम का चट्टान। यह मुंगेर, शेखपुरा, नवादा, राजगीर, जमुई, ठीक है, गया, बिहार शरीफ और खड़गपुर की पहाड़ी में प्राप्त होता है। ये वाला एरिया है आपका धारवाड़ क्रम का। तो इसका मतलब पूछेगा कि बिहार में धारवाड़ क्रम का चट्टान मिलता है, अगर स्टेटमेंट पूछना होगा तो करना है कि ऑब्वियसली मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि बिंद क्रम की चट्टान, दूसरा हिस्सा जो हमने बांटा, 4 भाग में विभाजित किया, बिंद क्रम के चट्टान। तो यहाँ बिहार में बिंद क्रम के भी चट्टान दिखाई पड़ेगा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद के क्षेत्रों में। फिर हमने कहा कि टर्सरी समूह संरचना का तीसरा चरण था, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो तीसरे चरण में जब आया, हाँ एक चीज हमने बताया कि आर्कियन को जो काल है 60 करोड़ वर्ष पहले या 60 करोड़ वर्ष पहले, तो उसको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, कमते चला जाएगा। तो हमने कहा तृतीय संरचना या टर्सरी समूह, तृतीय संरचना, पहला, दूसरा और तृतीय संरचना। तो तृतीय संरचना में जब आया तो टर्सरी समूह में जो आप देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण और सुमेश्वर पहाड़ी, इसका निर्माण तृतीय कल्प में हो रहा है, तृतीय समय में हो रहा है, टर्सरी समूह में हो रहा है। तो पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बिहार में किस क्षेत्र में तृतीय कल्प या टर्सरी समूह का चट्टान मिलता है। तो सिर्फ आप सुशांत जी का मकान एरिया याद रहेगा आपको, तो आप वहां से बना लेंगे। समझ में आ रहा होगा कि पश्चिमी चंपारण में। फिर हमने कहा कि क्वाटरनरी युग, चतुर्थक काल की संरचना, तो चतुर्थक काल की जो संरचना है इसमें हमने लिखा है आपको कि जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के बारे में बताया कि इसका मतलब अंतिम समय में। तो कहेगा कि यहाँ भी क्वाटरनरी युग का कौन सा मृदा है, जब समझ में आ रहा होगा तो संरचना है, ऐसा भी पूछ सकता है कि चतुर्थक या क्वाटरनरी युग का कौन सा बिहार का संरचना हिस्सा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे। तो सीधा जवाब दीजिएगा कि जलोढ़ मृदा है। फिर हमने कहा कि इसी को डिफाइन किया, जो आगे बता रहा था कि आर्कियन युग की संरचना है। तो हमने कहा वहाँ अभी भी जस्ट बताया है कि वैज्ञानिकों ने इसको पृथ्वी निर्माण की जो प्रक्रिया हो रही थी, तरल से ठोस अवस्था में जिस परत का निर्माण हुआ उसे आर्कियन समूह कहते हैं। यह प्राथमिक सेल है, अग्नेय सेल है, अग्नेय सेल समूह है। फिर इसको हमने 2 हिस्से में बांटा था, आर्कियन सेल समूह और धारवाड़ क्रम, यहाँ पे हमने बताया। फिर जस्ट इसके बाद यहाँ पे आपको आर्कियन युग की सारी संरचना हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि आर्कियन चट्टानों में निशिष्ट, सलेट इत्यादि प्रमुख है। यहाँ तक कि हमने आपको बात बता दिया है। फिर हमने कहा कि गया की ब्रह्म योगी, धर्मशिला, बराबर की पहाड़ी, ये जितने भी पहाड़ी का निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम में ही हुआ है, यह आर्कियन क्रम में हुआ है। ये सारे के सारे आर्कियन युग के ही बने हुए हैं। यहाँ तक की बात आपने हमको बताया। फिर अब आता है बिंद क्रम की चट्टानें। यहाँ से अगला जो आपका क्लास होगा कल होगा बिंद क्रम की चट्टानें से।